जय श्री राम एवरीवन। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपके साथ हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में कुछ डिस्कस किया था। क्या क्या डिस्कस किया था? बेसिस ऑफ चार्ज। इसमें 3 बातें थी। सबसे पहली कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक, उसके साथ जुड़ी हुई कोई जमीन हो या ना हो, बिल्डिंग कंपलसरी है। ओनर होना चाहिए, जिस पे आप टैक्सेबिलिटी कंफर्म कर रहे हैं उस बिल्डिंग का वो ओनर होना चाहिए था, और जिसको वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज ना करता हो। यहाँ पे जब ओनर की बात हम कर रहे थे तो हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था डीम्ड ओनर। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था इसको। ठीक है, फिर हमने बात की थी फुल्ली एग्जम्प्ट इनकम। अब आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं बेसिकली कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में हम इसको ना आगे से GAV लिखेंगे। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस जो एक्चुअली में पे किए गए हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से इनकम टैक्स ने कुछ डिडक्शन हमको अलाउ किए हैं। ठीक, उन डिडक्शन में पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% उन्होंने हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, इसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड लोन, इसको माइनस करेंगे। फाइनली हमारा इनकम आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? एक एक करके यहाँ पे जो मैंने ABCD ये जो पॉइंट्स बनाए हैं, इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम समझेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? तो सबसे पहला हमारा काम होता है GAV निकालना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके लिए क्वेश्चन में कौन सी कैटेगरी के डेटा प्रोवाइड किए जाएंगे? हमारे पास इसके लिए क्वेश्चन में डेटा हो सकता है फेयर रेंट का, म्युनिसिपल रेंट का, स्टैंडर्ड रेंट, या फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इज दैट क्लियर? फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट का मतलब मेरे बच्चे, मार्केट में सेम कैटेगरी की बिल्डिंग कितने किराए पे जाती है, उसके प्रपोर्शन को लेके जो किराया कैलकुलेट किया जाएगा उस बिल्डिंग का वो फेयर रेंट कहलाएगा। मेरी बात समझे? अगर मान लीजिए किसी लोकेलिटी में 4 BHK का मकान 20,000 रुपये पर मंथ के किराए पे जा रहा है, तो किसी बंदे ने अगर 3 BHK का मकान बनाया है तो प्रोपोर्शनेटली देखें तो 4 BHK जा रहा है 20,000 में, तो 3 BHK को कितना में जाना चाहिए? 15,000 में। तो ऐसा रेंट जब डिसाइड किया जाता है तो उसको हम बोलेंगे फेयर रेंट। सेकंड है म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट निकालने का काम हमारा नहीं है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि हर म्युनिसिपैलिटी का, हर लोकेलिटी का, उस म्युनिसिपैलिटी ने एक फिक्स रेंट डिसाइड करके रखा है जो म्युनिसिपैलिटी द्वारा कंफर्म किया जाता है कि इस लोकेलिटी में इस्टेब्लिश्ड किसी भी बिल्डिंग का किराया कितना होगा, उसको हम बोलेंगे म्युनिसिपल रेंट। तो नॉर्मली ये हमको गिवन होगा, ये भी हमको गिवन होगा। ठीक है, और आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कंफर्म किया जाता है मेरे बच्चे, स्टैंडर्ड रेंट जो है ये कंफर्म किया जाता है रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट क्या बोलता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू बिल्डिंग्स का या फिर उसमें रहने वाले रेसिडेंट्स लोगों का जितना किराया बनता है वो कंफर्म किया जाएगा रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रेंट। तो 3 कैटेगरी की वैल्यूज यहां पे आ गई। ठीक, उसके बाद आता है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब जितना आपने चार्ज किया है, ये मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करेगा, ये म्युनिसिपैलिटी वाले बताएंगे, स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट बताएगा। एक्चुअल रेंट क्या होता है? बेसिकली एक्चुअल रेंट जो लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से जो चार्ज करेगा उसको हम बोलेंगे एक्चुअल रेंट। ठीक है, हमको करना क्या है, हमको इन चारों कैटेगरी के रेंट में कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके हमको आंसर निकालना है। आंसर होगा GAV। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इन दोनों का मुझे लेना है हाई, म्युनिसिपल रेंट या फेयर रेंट, इन दोनों वैल्यू में जो भी ज्यादा होगा। ठीक,
जिसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इस हाई वाली वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लेना है हमको लो। क्या बोला, पहले फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट दोनों की हाई वैल्यू लेनी है जो ज़्यादा होगी। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है। दोनों में से जो कम होगा उसको हम चूज करेंगे और इसको हम नाम देंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, एक नया नाम देंगे उसको एक्सपेक्टेड रेंट, कि भाई उस बिल्डिंग से लीगली कितना किराया उम्मीद किया जाता है। तो ये जो लो आया, जो एक्सपेक्टेड रेंट आया, उसको हम कंपेयर करेंगे आपके अगले रेंट के साथ जो है आपका एक्चुअल रेंट। और इन दोनों में जो हाई होगा, इन दोनों में जो ज्यादा होगा, वही हमारा जीएवी बनेगा। सिस्टम क्या बोलता है, आप एज पर लॉ फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट तीनों को कंपैरिजन कीजिए। फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट दोनों में जो हाई होगा, दोनों में जो हाई होगा, इस हाई के साथ इस स्टैंडर्ड रेंट को आपको कंपेयर करेंगे, दोनों में जो लो होगा, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या हुआ, उस बिल्डिंग से हम ये इतना रेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या सीन है वो तो एक्चुअल रेंट से पता चलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस लो वैल्यू और इस एक्चुअल रेंट, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। दोनों में से जो ज्यादा आएगा उसको हम बोलेंगे जीएवी। क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लिख लीजिए मेरे साथ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इज दैट क्लियर? मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, एक्चुअल रेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए नॉर्मली। मान लीजिए ऊपर में से तीन कोई वैल्यू एक मिसिंग है या फिर क्वेश्चन में वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो आप इसको जीरो ले लेंगे और जीरो के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने बोला, मान लीजिए इसी को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फेयर रेंट हमने बोला 100 रुपये, म्युनिसिपल रेंट 0 बोला, स्टैंडर्ड रेंट 100 रुपये 110 ले लो और एक्चुअल रेंट 120 ले लो। अब क्या होगा, ध्यान से समझना। फेयर रेंट और इन दोनों में मैं क्या लूंगा, हाई लूंगा, तो हाई तो 100 आ गया, बहुत अच्छे, ठीक। अगर मान लीजिए ये भी 0 होता, स्टैंडर्ड रेंट भी 0 होता, तो इन दोनों में लो कौन है, हमको क्या लगेगा कि 0 है। नहीं, यहाँ पे 0 को आपको लो नहीं कंसिडर करना है, आपको 100 ही लेके आगे चलना है, ठीक। इसके लिए हमने आपको यहाँ पे नोट लिख दिया है, इफ एनी अमाउंट इज मिसिंग और नॉट गिवन वी विल नॉट कंसिडर इट एज लोअर और हायर वैल्यू। जहाँ पे कोई फिगर, कोई वैल्यू नहीं दी है तो आप उस चीज़ को कवर अप, उस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, कभी भी उस चीज़ को लोअर या फिर हायर वैल्यू में कंसिडर नहीं करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए कुछ एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आएगा। हमने ना कैटेगरी बना ली, फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, एसआर, एआर, और ये सारे अलग अलग केसेस हैं बेटा। सबसे पहला केस हमने ए का लिया, बताइए कैसे सॉल्व होगा। 20 कंपेयर करेंगे एमआर के साथ, एफआर का कंपेयर एमआर, एमआर बोलिए या फिर एमवी बोलिए, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। इन दोनों में मुझे क्या लेना है, हाई, तो हाई आ गया मेरा 20। अब 20 और एसआर, 20 और एसआर, एसआर बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में कंपैरिजन करना है लो, जो आएगा 19, और 19,000 एंड एआर में मुझे कंपैरिजन करना है जो हाई होगा, तो मेरा जीएवी का आंसर आएगा 21,000। सेम चीज बी वाली बिल्डिंग के साथ कर सकते हैं। इन दोनों में मुझे क्या लेना है, इन दोनों में लेना है हाई, विच इज 50,000। 50,000 एंड इन दोनों में क्या लेना है, लो लेना है, जो आएगा 50,000, और 50,000 और 45,000 इन दोनों में मुझे लेना है हाई, विच इज 50,000, विच इज 50,000। इज दैट क्लियर? आगे चलें। 30,000 एंड 32,000 इन दोनों में मुझे क्या लेना है, हाई लेना है, विच कम्स टू 32,000। 32,000 एंड 35,000 इन दोनों में क्या लेना है, लो, विच इज 35,000। 35,000 एंड 36,000 इसमें मुझे फिर से हाई चाहिए होगा, हाई लो हाई, तो अब मैं यहां पे आंसर लिखूंगा 36,000।
बातें समझ में आ रही हैं? एक लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या, तुरंत इसको सॉल्व करके बताएंगे बेटा। कितना आता है आप लोग खुद चेक करेंगे। इज दैट क्लियर? मैं चलता हूँ थोड़ा आगे, बात करते हैं जीएवी से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट का। जीएवी में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वैकेंसी पीरियड। क्या आता है बेटा? वैकेंसी पीरियड। वैकेंसी पीरियड का मतलब वो पीरियड जहां पे आपकी बिल्डिंग खाली थी। एक्चुअली जीएवी क्या है? जीएवी इज ए स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आप अपने इनकम को कैलकुलेट करें। देखिए जरा यहां पे जीएवी लिखा है हमने, और ये वैल्यू निकालने के बाद ही आप सारी वैल्यूज माइनस करेंगे, फाइनली इनकम आपकी कैलकुलेट की जाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जीएवी पे फोकस करना हमको सबसे ज्यादा जरूरी है। जीएवी के लिए हमने अभी आपको ये कुछ फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूले के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है वैकेंसी पीरियड। अब वैकेंसी पीरियड क्या होता है? वैकेंसी पीरियड का मतलब वो टाइम, वो पीरियड जिस टाइम आपकी बिल्डिंग में किराया नहीं चढ़ाया गया था, आपकी बिल्डिंग थी खाली। जिस टाइम आपकी बिल्डिंग खाली थी उस टाइम आपने किराए पे उसको नहीं दिया था, या किसी भी वजह से उस पर कोई किराएदार नहीं रह रहा था। ठीक है, इसके दो सिचुएशन होंगे। अगर आपका वैकेंसी पीरियड पूरे साल भर का है, लास्ट ईयर आपके बिल्डिंग में कोई रहने किराए पे नहीं आया, तो आपकी जीएवी की वैल्यू हो जाएगी नील। 1 रुपए की आपको इनकम नहीं हुई। लास्ट ईयर जीएवी 0 आने का मतलब होता है आपकी 1 रुपए की भी इनकम नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है हम जीएवी कितना लेंगे? नील लेंगे। और टैक्सेबल होना जाहिर सी बात है, टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने 1 रुपए भी अर्न नहीं किए, पूरे साल भर खाली रहा। आगे आते हैं, फॉर पीरियड ऑफ पार्ट ऑफ द ईयर। हाँ, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने खाली रहा, 8 महीने का किराया मिला। 4 महीना खाली रहा, 8 महीने का किराया मिला। इस केस में क्या होगा? ध्यान से समझना। अगर एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोला? एक्चुअल रेंट। हम करते क्या है, जरा दोबारा समझो। क्या बोला था हमने? MV, FR और SR। ठीक, दोनों का हाई और दोनों का लो। तो ये और आपका AR, हम बेसिकली यहां पे इस लो को हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते थे, याद है? इसको हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते थे। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है, ध्यान से समझेंगे। इफ एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, जितने समय आपकी बिल्डिंग किराए पे थी, तो हमने उसको बोला AR। ठीक, और SR, सॉरी हम एक्सपेक्टेड रेंट था तो ER लिखेंगे यहां पे, एक्सपेक्टेड रेंट। अगर आपकी बिल्डिंग खाली रहने के बावजूद, कुछ महीने खाली रहने के बावजूद भी आपके बिल्डिंग का किराया एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो आपका AR ही क्या बन जाएगा? जीएवी बन जाएगा। क्या बोला? अगर आपका बिल्डिंग कुछ महीने खाली रहा, उसके बावजूद, खाली रहने के बावजूद जो किराया आपको मिला है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, तो जो AR है वही आपका जीएवी बन जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अगला कंडीशन क्या बोलता है? अगर एक्चुअल रेंट लेट आउट पीरियड इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। मान लीजिए आपको किराया मिला, ड्यू टू वैकेंसी आपको किराया कम मिला, एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू ज्यादा है और आपको जो किराया मिला वो कम मिला। क्यों कम मिला? ओइंग सच वैकेंसी, तो भी यहां पे आपका जीएवी AR ही बनेगा। समझे या कंफ्यूजन हो गया? डेफिनेटली कंफ्यूजन हुआ होगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। यहां से कंप्यूट जीएवी कैलकुलेट करना है ध्यान से। एक्सपेक्टेड रेंट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? हमने क्या बोला था? MV होता है, FR होता है और SR होता है। इन दोनों का हमको लेना होता है हाई, और इस हाई और SR का जो लो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है। एक्सपेक्टेड रेंट 3 केस में 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे चलते हैं। मंथली रेंट 10,000, तो साल भर का किराया AR मेरा होना चाहिए 1,20,000। 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, लेकिन 1 महीना हमारा वैकेंसी पीरियड था। तो सोचिए ज़रा, मुझे कितने किराए मिले होंगे? 1,20,000 मिला होगा? बिल्कुल नहीं, मुझे मिला होगा 1,10,000। किराया कितना मिला? 1,10,000, और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,00,000 है। दोनों को कंपैरिजन कीजिए आप, दोनों को कंपैरिजन कीजिए। अभी भी AR आपका एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, तो यहाँ पे GAV आपका आएगा 1,10,000, विच इज योर एक्चुअल रेंट। इज दैट क्लियर? अभी सुनो, आगे सुनो। 1,00,000 रुपए एक्सपेक्टेड रेंट है। अभी हमने बोला महीने का किराया कितना है भाई साहब? 10,000 है। महीने का किराया कितना? 10,000। इसका मतलब साल भर में कितने पैसे चाहिए? 1,20,000। कितना चाहिए? 1,20,000। 3 महीने खाली था, तो सोचिए आपको कितने पैसे मिले होंगे? 10,000 इंटू 9 विच कम्स टू 90,000। ठीक, विच कम्स टू 90,000। बरोबर, ध्यान से सुनो। 1,00,000 रुपए आपका एक्सपेक्टेड रेंट, AR 90,000। मैंने बोला 90,000 क्यों है? 90,000 क्यों है? अगर ये मान लो खाली नहीं रहता तो 10,000 इंटू 12 करते आप, और आंसर कितना आता? 1,20,000 आता। तो अभी आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज्यादा नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेड रेंट सीम्स हायर ड्यू टू इन कंपैरिजन विथ योर एक्चुअल रेंट। क्यों कम है? क्योंकि वैकेंसी है। क्या है? यहां पे वैकेंसी है। अगर वैकेंसी नहीं होती तो आपकी एक्चुअल रेंट 1,20,000 होता। तो यहां पे GAV आप लिखेंगे मेरे साथ, GAV की वैल्यू 90,000। एक्चुअल रेंट इज योर GAV, भले ही उसका एक्सपेक्टेड रेंट से वैल्यू कम है। क्यों कम है? क्योंकि वैकेंसी थी। इज दैट क्लियर? अब जरा सी कंडीशन को चेक करना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से। मेरे बच्चे, आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 10,000 है। एक्चुअल रेंट कितना है? 8,000। इसका मतलब अगर मैं इसको 12 महीने का कैलकुलेट करूं, जो 8,000 हो जाता है, जो आएगा 96,000। ठीक, 2 महीने खाली रहा, इसका मतलब मुझे इसको मैं बोलूंगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और 2 महीने खाली रहा, मतलब 10 महीने का मुझे 8,000 रुपये मिला। इसका मतलब हो गया 80,000, जो मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कहलाएगा। ठीक है, अभी देखिए, हमने बोला कि क्या ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हमारे एक्सपेक्टेड रेंट से कम है? हाँ है, एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, लेकिन क्या वो वैकेंसी की वजह से कम है? नहीं, वो वैकेंसी की वजह से कम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो 12 महीने भी किराए में जाता, 12 महीने भी किराए में जाता, तो भी हमको किराया 96,000 मिलने वाला था, तो भी हमको रेंट 96,000 ही मिलता, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला था, विच इज नॉट हायर देन योर एक्सपेक्टेड रेंट। फिर भी वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा नहीं है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हमारा जो GAV आएगा वो आएगा बेटा आंसर 1,00,000 रुपए। योर एक्सपेक्टेड रेंट विल बी योर GAV। आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपका GAV बन जाएगा। अब दोबारा इन कंडीशंस को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कंडीशन नंबर 1, मकान कुछ महीने के लिए खाली है, ठीक है, लेकिन उसमें से इतना किराया मिला कि एक्सपेक्टेड रेंट से किराया ज्यादा है, एक्चुअल रेंट ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है, जो ज्यादा है वही आपका GAV हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज हमने बोला एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। दूसरा सवाल, क्यों कम है? क्या उस वैकेंसी की वजह से वो कम है? अगर वो उस वैकेंसी की वजह से कम है, तो मेरे बच्चे जो एक्चुअल रेंट है ना, वही आपका GAV बन जाएगा।
इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकली हमने ये चीज़ करी है, हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका हमने एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया। हमने क्या लिखा? कैलकुलेट GAV एज पर फॉर्मूला एंड इफ AR इज GAV देन डिडक्ट अमाउंट ऑफ वैकेंसी पीरियड। अब इन्हीं चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये सारे कंडीशंस केवल एक लाइन में, एक फॉर्मूला में काम बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान से समझेंगे मेरे बच्चे। हमने क्या बोला? भूल जाओ कि वैकेंसी पीरियड है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ वैकेंसी पीरियड है। हम क्या करेंगे? 10,000 महीना है ना, तो मंथली रेंट, अभी एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ पे क्या है? 1 लाख है, ठीक है। व्हाट इज योर AR? AR है 1,20,000। सर कैसे? अरे 12 × 10,000। आप बताइए दोनों में हाई कौन सा है? दोनों में जो हाई होगा दैट विल बी अवर GAV। तो GAV आ गया आपका 1,20,000। और बस जैसे ही GAV कैलकुलेट कर लिया और GAV कैलकुलेट किया, और अगर आपका एक्चुअल रेंट ही अगर आपका GAV बनता है तो बस इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करना है किसको? वैकेंसी पीरियड को। वैकेंसी पीरियड का किराया कितना जाएगा? 10,000। तो फाइनली आप वही पुराने आंसर में आ जाएंगे। यहां पे आपका GAV का नया वैल्यू आएगा 1,10,000। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। आगे चलते हैं, दूसरे कंडीशन को भी चेक करते हैं। हमने क्या बोला? 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। अब उसमें से 10,000 मंथली किराया है, इसका मतलब साल भर में कितना किराया मिलना चाहिए मुझे? 1,20,000। 1,20,000। अब 1,20,000 मुझे किराया मिलने चाहिए, तो मेरे बच्चे 1,20,000 विल बी माई GAV। और इसमें मैं अब माइनस करूंगा, GAV कैलकुलेट करने के बाद माइनस करूंगा 3 महीने का वैकेंसी पीरियड, जो आता है 30,000। तो फाइनली हम पुराने आंसर में फिर से आ गए, विच इज 90,000। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट, हमने बोला 1,00,000 रुपए एक्सपेक्टेड रेंट है, 12 महीने का किराया कितना होगा? 96,000। अब जरा बताइए 96,000 और 1,00,000 में जो हायर लेना है वही GAV होगा। यहां पे GAV का आंसर एक्सपेक्टेड रेंट के बेसिस पे आ रहा है या आपके मंथली रेंट के बेसिस पे? डेफिनेटली एक्सपेक्टेड रेंट के बेसिस पे। तो बस दैट विल बी योर GAV। इसमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, वैकेंसी पीरियड माइनस नहीं करना है। क्या समझे? सीधी सी बात। अगर आपका GAV AR है, अगर AR आपका GAV है तभी उसमें वैकेंसी पीरियड माइनस करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? ठीक। एक और शॉर्टकट, एक और तरीका मैं आपको सिखाता हूं, जो तरीका हमको यहां पे और लिख लेना चाहिए। क्या है बेटा? ये सारे कंपैरिजन की आवश्यकता आपको हमेशा नहीं रहेगी। ये जो भी आप कंपैरिजन करते हैं ना, इसकी आवश्यकता हमेशा नहीं रहेगी। कब नहीं रहेगी? when हाईएस्ट वैल्यू इज AR। कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी तरीका अपना लीजिए, अगर AR की वैल्यू हाईएस्ट है तो वही हमेशा आपका GAV बनेगा। जैसे कि यहां पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर इसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोला मैंने? देखिए जरा, यहां पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 22। यहाँ पे GAV कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू है 52। GAV कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता, कंपैरिजन वाला फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन हाँ, इसमें मैं श्योर होके बोल सकता हूँ बेटा कि यही आपकी GAV बनेगी। क्यों यही आपकी GAV बनेगी? क्योंकि AR की वैल्यू हाईएस्ट है, ठीक है। जब आप GAV कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले नजर डालेंगे कि AR की वैल्यू कितनी है। अगर AR की वैल्यू बाकी सबकी वैल्यू से ज्यादा है तो चुपचाप जो AR होगा वही आपका GAV बन जाएगा, ज्यादा उसमें कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो हमने आपके साथ वैकेंसी पीरियड डिस्कस किया, क्या ये समझ में आ गया? अब आगे आते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? एक पर्सन अपनी बिल्डिंग को किराए पे देता है,
बावजूद उसके अगर उसका टेनेंट उसको किराया पे ना करे, टाइम पे किराया ना दे, ठीक है, इसका मतलब उस बंदे ने एक्चुअल में इनकम अर्न नहीं करी, अर्न करने के लिए कोशिश किया है, उसने अपने बिल्डिंग को किराए पे दिया है बट उसको कोई पैसा नहीं मिला, तो क्या ऐसे लोगों से भी हमको टैक्स लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। उसने इनकम जनरेट करी ही नहीं, सामने वाले ने उसको पैसे दिए ही नहीं है, तो किस बात का इनकम टैक्स? क्लियर। लेकिन मेरे बच्चे इस चीज के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या हुआ? आपकी बिल्डिंग किराए पे जा चुकी है, लोग उसमें रह रहे हैं, बावजूद उसके आपको किराया नहीं मिला। क्या बोला हमने? आपके बिल्डिंग में, आपके मकान में लोग रह रहे हैं, किराए पे आपकी बिल्डिंग है, लेकिन आपको किराया नहीं मिला, उसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। और अनरियलाइज्ड रेंट को आप जेवी से माइनस कर सकते हो क्योंकि उतना पैसा आपको मिला नहीं है। इज दैट क्लियर? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर अनरियलाइज्ड रेंट को हम जेवी से माइनस कर सकते हैं तो सबको यही बोलेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे जब हम किराए पे लोगों को रखते हैं ना तो प्रॉपर रसीद नहीं देते, वो सिंपल लाके हमको कैश दे देते हैं या बैंक ट्रांसफर कर देते हैं, काम बन जाता है, ठीक है। 90% काम ऐसे ही होते हैं। तो हम यहाँ पे बोगस चीजें भी सामने रख सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि हमने किराए पे तो रखा है बट उसने हमको किराया दिया नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लोग टैक्स बचाने के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। तो मेरे बच्चे अनरियलाइज्ड रेंट माइनस किया जाएगा जीएवी के साथ 4 कंडीशन पूरा करने पे। पहला, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है सद्भावना, अच्छी नीयत के साथ। अगर आपने किरायादार अच्छी नीयत के साथ रखा है तो माइनस करने का अधिकार है। दूसरा कंडीशन, टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी। जिस किराएदार ने आपको किराया नहीं दिया था उसने आपका मकान खाली कर दिया है, या फिर अगर खाली नहीं किया है तो आपने उसको भगाने का, खाली करने का सारा स्टेप्स उठा लिया है। पहला, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। दूसरा क्या बोला? आपके किराएदार ने आपका मकान खाली कर दिया। वो किराएदार जिसने आपको किराया नहीं दिया उसने मकान खाली कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो आपने उसको खाली करने पे मजबूर करने के लिए सारे स्टेप्स उठा लिए हैं, पुलिस में केस करना, पानी का कनेक्शन काट देना, और भी ढेर सारी चीजें आपने कर रखी हैं। तीसरा, टेनेंट हैज नॉट ऑक्युपाई अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर। किराएदार ने आपकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डाला हो, किसी दूसरी प्रॉपर्टी को भी ऑक्युपाई ना किया हो। ऐसा ना हो कि वो जो टेनेंट है वो आपकी एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा है और साथ ही साथ दूसरी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा करके बैठा है, और उसके बाद आप इनकम टैक्स ऑफिस में आके क्या बोलते हो कि भाई साहब वो हमको किराया नहीं दे रहा है। तो जब किराया नहीं दे रहा था तो आपने उसको दूसरे प्रॉपर्टी पे जाने ही क्यों दिया? अगर ये कंडीशंस फुलफिल कोई एसएससी नहीं करता और वो बोलता है कि मुझे अपने ग्रॉस एनुअल वैल्यू में इतनी वैल्यू माइनस करनी है, तो समझ जाना बेटा वो टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा है। लास्ट पॉइंट, ओनर हैज सेटिस्फाई एओ फॉर अनरियलाइज्ड रेंट। एओ को सेटिस्फाई कर चुका हो, मतलब एओ के सामने वो डॉक्यूमेंट, वो प्रूफ वो सबमिट कर चुका हो कि भाई साहब मुझे किराया नहीं मिला है। तो ये 4 कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगे तब जाके अनरियलाइज्ड रेंट माइनस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? मेरे बच्चे, मुझे आपको इस वीडियो में बस इतना ही समझाना था।